सोचते हैं कि पेट में दर्द हो गया, थोड़ा एंटासिड ले लूँगा, थोड़ा कब्जी हो रहा है, थोड़ा लैक्सेटिव ले लूँगा, इसी टाइप का ट्रीटमेंट चलता रहता है। A lot of our patients जो आपका मेल पेशेंट्स आते हैं ओरल कैंसर्स के साथ, दे आर इन द 30s 20s यंग पेशेंट्स है। आजकल जो लंग कैंसर देख रहे हैं, जो अर्ली स्टेज लंग कैंसर है, नॉन स्मोकर्स में भी आ रहा है। वेट लॉस, ब्लीडिंग, swelling, unexplained change in voice or swellings anywhere in the body. These are early signs of cancer. मैं आपको एक छोटी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताना चाहता हूँ। आज मेरा क्लिनिक में एक 30 साल की एक लड़की आई उनके हस्बैंड के साथ। शी वॉज़ लुकिंग हेल्दी एंड नॉर्मल। फिर हमने डिस्कशन शुरू किया कि क्या हुआ आपका, क्या प्रॉब्लम था, क्यों आई इधर। तो उनका क्या था कि थोड़ा बहुत खांसी हो रही थी। शी वॉज़ ए टीचर बाय प्रोफेशन। उनका 2 बच्चे भी हैं। शादी होके अभी 4 साल हुआ है। नॉर्मल खांसी सोच के कुछ दिन एंटीबायोटिक्स लिए हैं, दवाई लिए, ठीक हो गया। फिर 10-15 दिन के बाद फिर खांसी हुआ। तो उन्होंने एक स्पेशलिस्ट के पास गए हैं, उन्होंने कुछ एक्सरे या सीटी स्कैन कराया गया। तो वो रिपोर्ट्स लेके हमारे क्लिनिक में आई है, वो सोच के कि ये कुछ टीबी होगी या कोई इन्फेक्शन होगा, तो दवाई प्रिस्क्राइब करके चले जाएंगे। तो जब हम लोग सीटी स्कैन देखा उस लड़की का, उस पे एक लंग में एक ग्रोथ है, सो विच इज़ नॉट कॉमन इन दिस एज ग्रुप। नॉर्मली चेस्ट में आपका इस एज ग्रुप में इन्फेक्शंस होते हैं, बट उसका हमने जब बायोप्सी किया, टू आवर शॉक एंड टू देयर शॉक, इट केम आउट एज कैंसर, लंग कैंसर। जो आजकल हम नॉर्मली समझते हैं कि लंग कैंसर होती है नॉर्मली ओल्ड एज में या स्मोकर्स में। शी इज़ जस्ट 30 ईयर्स ओल्ड, यंग गर्ल, कभी स्मोकिंग नहीं किया, कुछ नहीं है, उसका लंग कैंसर हो गया। तो ये चीज़ आजकल हमें कॉमनली देख रहे हैं, ये पहले इतना कॉमन नहीं था। पहले हम सोचते हैं कि कैंसर एक बीमारी है, इट्स ए डिसीज़ ऑफ एजिंग, एल्डरली एज में होता है। बट आजकल हम क्लिनिक्स में ये स्टोरी इसलिए बताया हूँ कि आपको हाईलाइट करने के लिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आजकल हमें इस एज ग्रुप की, जो इसको बोलते हैं हम एडोलेसेंट एंड यंग एडल्ट्स और टीनेजर्स, इस एज ग्रुप आपका होती है आपका 19 से लेके 39 तक, ये जो एज ग्रुप है। इस एज ग्रुप में पहले हम सोचते थे कैंसर बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, बट आजकल हमें क्लिनिक में हर तीसरा मरीज आपका एटलीस्ट आपका इस एज ग्रुप में आ रहा है। नमस्कार, मैं डॉक्टर देव, चेयरमैन सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, मैक्स हॉस्पिटल साकेत से हूँ। मेरा करीब 35 साल का अनुभव है कैंसर फील्ड में। आज मैं इसलिए इधर आया हूँ कि ये एक इम्पॉर्टेंट विषय कैंसर रिलेटेड टॉपिक के ऊपर चर्चा करने के लिए, दैट इज़ कैंसर इन एडोलेसेंट एंड यंग एडल्ट्स एंड टीनेजर्स। ये आजकल हम सुन रहे हैं पिछले 10 साल में, उससे पहले कभी ये वाला वर्ड ज़्यादा यूज़ नहीं होता था, कैंसर इन यंगर पॉपुलेशन। तो इसकी विषय के ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। अभी हम चर्चा करेंगे कि ये कैंसर क्यों बढ़ रहा है यंगर जनरेशन में, तो इसकी वजह क्या है। इसका पॉइंट नंबर 1, जेनेटिक फैक्टर्स। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका यंगर एज में जीन डैमेज अगर फैमिली में चल रहा है, कुछ ग्रुप्स को हम बोलते हैं हेरिडिटरी और फैमिलियल कैंसर्स, 10 से 15% कैंसर फैमिली में रन हो सकता है बिकॉज ऑफ जीन डिफेक्ट्स। दीज आर कॉल्ड फैमिलियल कैंसर्स। इस पे आप देखेंगे तो आपका 2-3 जनरेशन में कैंसर की हिस्ट्री होती है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज़ एनवायरमेंटल फैक्टर्स। आपका हवा, पानी, खाना पीना, ये सब भी आपको इन्फ्लुएंस करता है, एंड दे कैन कॉज जेनेटिक डैमेज। थर्ड इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज़ इन्फेक्शंस। हम सोचते हैं कि इन्फेक्शंस और कैंसर का कोई ताल्लुक नहीं है, बट ये दिखाया गया सर्टेन कैंसर्स लाइक सर्वाइकल कैंसर आपका एचपीवी वायरस की वजह से हो सकती है, ये भी यंगर एज को अफेक्ट करता है। एंड एच पाइलोरी इन्फेक्शंस जो बोलते हैं, जो स्टमक अपसेट हमें आम तौर पे बोलते हैं, गैस हो रहा है, पेट फूल रहा है, पेन हो रहा है, ये आपका एच पाइलोरी इन्फेक्शन जो बोलते हैं उसकी वजह से होती है। एंड क्रॉनिक इन्फेक्शन कैन लीड टू जीआई कैंसर्स, जो पेट में आपका कैंसर्स हो सकता है। चौथा कारण इसका है आपका ओबिसिटी। आप नोटिस किए होंगे सोसाइटी में अभी पिछले 15-20 साल में ओबिसिटी का एपिडेमिक जो बोल रहे हैं, जो पहले हम वेस्टर्न कंट्रीज में देख रहे थे, अब इंडिया में भी हम लोग देख रहे हैं। सो वज़न बढ़ रहा है। ये किस लिए हो रहा है कि आपका एक तो लाइफस्टाइल्स चेंज हो रही है, आपके सेडेंटरी लाइफस्टाइल्स, मीन्स आपका फिजिकल एक्टिविटी है नहीं है, खेल कूद ज़्यादा नहीं है, एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं हो रहा है, बच्चे आपका ज़्यादा गैजेट्स में हैं या इंडोर्स में हैं।
तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल्स अलॉन्ग विद दैट आपका जो डाइटरी चेंजेस जो आई है आपका पिछले 10-15 साल में, वो मैं आपको अभी बताता हूँ क्या क्या आपका ये जो डाइटरी इन्फ्लुएंसेस है जिसके वजह से ओबेसिटी बढ़ रहा है। इस पे आपका आती है आपका जंक फूड सबसे नंबर 1 एंड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, क्योंकि पहले ज़माने में हम लोग प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा नहीं लेते थे। होल मील्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ये सब आपका प्रोटेक्टिव होती है। ये चीज़ें अभी धीरे धीरे कम होते चला गया। पैकेज्ड फूड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड विथ हाई शुगर कंटेंट एंड फैट कंटेंट। आप दुनिया भर में देखेंगे पिछले 20-30 साल में ओबेसिटी एपिडेमिक जब से आया है, कुछ कैंसर्स की इंसिडेंस बढ़ते जा रहा है। ये कैंसर्स जो आएंगे आपका, इसमें ओबेसिटी रिलेटेड कैंसर्स जो बोलते हैं, फीमेल्स में मोस्ट कॉमन इज़ ब्रेस्ट कैंसर। आजकल आज ही मैं क्लिनिक में देख के आ रहा हूँ, 2 पेशेंट जो है 25-30 साल की हैं, अभी उनका शादी भी हुआ नहीं है। दे गॉट जस्ट एंगेज्ड, दे वेंट फॉर ए मेडिकल चेकअप, रूटीन मेडिकल चेकअप विथ स्मॉल ब्रेस्ट लम्प। उनका कोई पेन वेन नहीं था, कोई सोचा नहीं कि वो सोचे कि बिनाइन लम्प होगा। तो टेस्टिंग हुआ है, उनको बताया गया कि वो नॉर्मल है, कोई डरने वाली बात है नहीं है। फिर वो लड़की अभी सिविल सर्विस क्लियर कर ली है, दैट शी वाज सपोज टू जॉइन हर जॉब इन दी IRS। तो उनका फिर हमें, क्योंकि उनका सेटल नहीं हो रहा था, पेन बढ़ते जा रहा है, तो हम लोग फिर टेस्ट किए हैं उसका। टू हर शॉक इट वाज डायग्नोज्ड एज ब्रेस्ट कैंसर। शी इज़ जस्ट 24, अनमैरिड, रिसेंटली एंगेज्ड। सो दिस वी आर सीइंग ऑलमोस्ट एवरी डे इन आवर क्लिनिक्स। सो ये फैक्टर्स आपका हो जाएगा आपके यंगर एज में ओबेसिटी रिलेटेड ब्रेस्ट कैंसर। सेकंड मोस्ट कॉमन इज़ एंडोमेट्रियल कैंसर, यूट्रेन कैंसर जो बोलते हैं, वो 40s में होती है। कोलोरेक्टल कैंसर्स, ये भी आजकल हम ज़्यादा देख रहे हैं, लार्ज इंटेस्टाइन्स का कोलन एंड रेक्टल कैंसर्स। दिस इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू ओबेसिटी एंड योर डाइटरी हैबिट्स, जो आपका लो फाइबर डाइट, लैक ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जंक फूड, हाई फाइबर, लो फाइबर, हाई शुगर, हाई फैट डाइट्स। सो दिस इज़ ड्राइविंग द ओबेसिटी एपिडेमिक। ओबेसिटी से क्या होता है कि आपका फैट जो बॉडी में रहता है, इट कॉजेस क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन and it can also drives the insulin growth which will stimulate the cancer cells over a period of time. So इसके वजह से cancers होती है। Lifestyle factors में other things which are commonly seen is smoking, tobacco। इंडिया में आप आमतौर में देखेंगे यंग स्पेशली मेल्स इन रूरल इंडिया 10-15 साल से शुरू हो जाता है आपका तंबाकू, पान मसाला, गुटखा। These are called lifestyle cancers, tobacco related cancers। इंडिया में आज के दिन पे करीब 40% कैंसर्स जो है these are related to tobacco use। मोस्टली स्मोकलेस टोबैको जो बोलते हैं, नॉन स्मोकर्स जो होते हैं, जो आपका गुटखा, तंबाकू, पान मसाला जो यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ अगेन ड्राइविंग द एपिडेमिक ऑफ ओरल कैंसर्स अमॉन्ग यंग इंडियन मेल्स। A lot of our patients जो आपका मेल पेशेंट्स आते हैं ओरल कैंसर्स के साथ, दे आर इन द 30s 20s, young patients है, at their productive age they come with oral cancer। Other common cancers what we see in this age group, young age में आप जो देखते हैं, एक तो सार्कोमास बोलते हैं। सो ये ट्यूमर्स जो है आपका मसल से, जॉइंट से या बोन से आ सकती है, ये भी कॉमनली हम देखा जाता है। और एक कैंसर जो ज़्यादा बढ़ी है अभी पिछले 10 साल में यंगर एज ग्रुप में, वो थायराइड कैंसर है। उसका भी अभी बोल रहे हैं कि ज़्यादा मोबाइल यूज़ करने के वजह से बैकग्राउंड रेडिएशन, बिकॉज इट्स वेरी क्लोज टू योर ऑर्गन दैट इज़ थायराइड, उसके वजह से भी थायराइड कैंसर बढ़ने का आवश्यकता है। सो आपका लाइफस्टाइल फैक्टर्स हो गया, इन्फेक्शन हो गया, डाइट हो गया, फिजिकल एक्टिविटी हो गया, जेनेटिक फैक्टर्स हो गया। सो ये सारे फैक्टर्स आपका ड्राइव करता है कि कैंसर इंक्रीज होने का एक कॉमन कैंसर्स इन यंगर एज ग्रुप। इस स्पेसिफिक एडोलेसेंट्स एंड यंग एडल्ट्स, टीनेजर्स का कैंसर ट्रीटमेंट करने का चैलेंजेस क्या है? इनमें ये प्रॉब्लम आता है कि ज़्यादातर ये लोग डिले डायग्नोसिस होती है, क्योंकि कोई सोचता नहीं कि इस एज में कैंसर होती है, तो कॉमन सिम्टम्स जो है नेगलेक्ट हो जाता है आपका। तो वो सोचते हैं कि पेट में दर्द हो गया, थोड़ा एंटासिड ले लूँगा, थोड़ा कब्जी हो रहा है, थोड़ा लैक्सेटिव ले लूँगा, इसी टाइप का ट्रीटमेंट चलता रहता है, इसीलिए कैंसर डायग्नोसिस लेट हो जाती है। सो हमें क्या चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए इफ़ यू वांट टू गो फॉर अर्ली डायग्नोसिस, क्योंकि कैंसर का आपका सबसे ज़्यादा आपके हाथ में जो है कि अर्ली डायग्नोसिस, हाउ टू इम्प्रूव द आउटकम्स मीन्स अर्ली डायग्नोसिस, अवेयरनेस। ये 2 चीज़ के वजह से आपका कैंसर डायग्नोसिस अर्ली स्टेज में हो सकता है। उसका फ़ायदा ये है कि अर्ली स्टेज कैंसर 90% क्यूरेबल है। सो दिस इज़ वन गुड न्यूज़
दैट इफ़ यू कैन डायग्नोज एनी ऑफ दिस कैंसर्स इन स्टेज 1 एंड 2, आपको 90 से मतलब 80 से 90% तक आपका क्योर कर सकते हैं ये वाले कैंसर्स। सो इसके लिए आपका अवेयरनेस होना चाहिए। तो कैसे आपको पता चलेगा कि आपके अंदर कैंसर है, ये कैंसर का लक्षण है? सो मोस्ट कॉमन जो होती है आपका सिम्टम्स, कोई कैंसर आपका स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं होते, वो डिपेंड करता है कौन सी ऑर्गन में कैंसर आया है, कौन सी स्टेज में, उसके हिसाब से आपका सिम्टम आती है। सो पॉइंट 1 इज़ एनी अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस। आपका अचानक आपका वेट लूज करने लगे विदाउट गोइंग फॉर एनी डाइटिंग और एनी फिजिकल और एक्टिविटी और एक्सरसाइजेस, आपका सडनली आपने नोटिस किया आपका वेट कम होते जा रहा है। अनएक्सप्लेन्ड पेन, जो पेन आम तौर पे होती है कोई भी बॉडी पार्ट में, आपका नॉर्मली 10-15 दिन में ठीक हो जाती है नॉर्मल मेडिसिन से, अगर ठीक नहीं हो रहा है वो भी एक अर्ली वार्निंग साइन है। चेंज इन बाउल हैबिट्स, आपका जैसे बाउल हैबिट्स, कोई कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, लूज मोशंस हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है स्टूल्स में, अचानक ये 2-3 हफ्ते में अगर ठीक नहीं हो रहा है, दिस इज अगेन ए अर्ली साइन ऑफ GI कैंसर्स। अनएक्सप्लेन्ड लंप और स्वेलिंग एनीवेयर इन द बॉडी, कहीं भी आपने नोटिस किया आपका कोई स्वेलिंग है, कोई लंप है जो आपका बढ़ते जा रहा है, 3-4 हफ्ते में ठीक नहीं हो रहा है, दिस इज ऑल्सो एन अर्ली वार्निंग साइन ऑफ कैंसर। ब्लीडिंग फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी आपका ब्लीडिंग हो रहा है, आपका कोई भी नोज से या थ्रोट से या ओरल कैविटी से, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द अर्ली साइंस। या यूट्रस से आपका नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पीरियड्स के बीच में कभी ब्लीडिंग हो रहा है, सो दिस इज़ अगेन ए सिम्टम ऑफ सर्वाइकल कैंसर। सो एनी अनयूजुअल ब्लीडिंग, सो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चेंज इन वॉइस, दिस इज़ अगेन ए अर्ली साइन ऑफ थ्रोट कैंसर्स। आपका अगर आवाज़ भारी हो रहा है तो उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, अगर 1-2 हफ्ते में ठीक नहीं हो रहा है उसका मतलब है ये भी एक अर्ली कैंसर का लक्षण है। ओरल कैंसर का अर्ली सिम्टम्स है, कोई भी वाइट पैच या रेड पैच आपका मुंह में दिख रहा है आपका, या कोई जख्म है या अल्सर है जो ठीक नहीं हो रहा है, नॉर्मल जो पेनफुल अल्सर्स बोलते हैं, एप्थस अल्सर्स बोलते हैं, वो 10-15 दिन में ठीक हो जाता है। अगर कोई भी अल्सर जो है मुंह के अंदर या जीभ में हो या जबड़े में हो या लिप्स में हो जो ठीक नहीं हो रहा है, दैट इज़ अगेन अर्ली साइन ऑफ कैंसर। या आपका दांत में पेन हो रहा है जो ठीक नहीं हो रहा है, दांत लूज हो रहा है अपने आप, दीज आर अगेन अर्ली साइंस ऑफ जॉ कैंसर। सो ये सारे चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वेट लॉस, ब्लीडिंग, स्वेलिंग, अनएक्सप्लेन्ड चेंज इन वॉइस और स्वेलिंग्स एनीवेयर इन द बॉडी और ब्लीडिंग, यू हैव टू बी केयरफुल। सो दीज आर अर्ली साइंस ऑफ कैंसर। तो अभी तक हमने बात किया कि एडोलसेंट एंड यंग कैंसर्स होता क्या है और उसकी वजह क्या है, उसकी सिम्टम्स क्या है। सो अभी हम डिस्कस करेंगे कि इसको अवॉइड करने के लिए या प्रिवेंट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपके हाथ में क्या है। तो देखिए, आपका कैंसर ऐसा कोई ये नहीं कि आपका एक चीज़ करके एक दिन में करके आपका पूरा आपका प्रोटेक्ट हो जाएंगे। इट इज़ ए स्मॉल नंबर ऑफ स्मॉल स्टेप्स यू नीड टू टेक, और लाइफस्टाइल चेंजेस जो आप करते हैं उसके वजह से आपका इफेक्ट आती है। तो इस पर आपका स्टार्टिंग से आप अगर देखेंगे, पहला ध्यान आप रखेंगे डाइट के ऊपर। डाइट अभी हमने बात किया है कौन कौन सी डाइट हार्मफुल है, सो कौन सी डाइट आप ज़्यादा लेना है। ये आमतौर पे आजकल डाइट का इतना इन्फॉर्मेशन है, इतना आपका प्रोडक्शन आपका मतलब मीडिया में आता है कि ये खाना है, ये नहीं खाना है, अल्कलाइन वाटर है, ये पाउडर है, आपका मल्टीविटामिन्स है। बेसिकली ये दिखाया गया है नेचुरल होल फूड्स और ऑलवेज प्रोटेक्टिव अगेंस्ट कैंसर। Fruits and vegetables are also protective against cancer because they contain antioxidants. They will help in healing, आपका बॉडी का इम्यूनिटी बढ़ाता है। एंड लेस ऑफ फैट एंड शुगर्स, ये दोनों चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा प्रिकॉशन आप जो ले सकते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी, 30 मिनट्स ऑफ एक्टिविटी, आप या वॉकिंग कर रहे हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं या जिम कर रहे हैं, दिन में ध्यान रखिए कि करीब 30 मिनट कोई भी आपका समय निकाल के फिजिकल एक्टिविटी करेंगे। प्रोटेक्शन फ्रॉम पोल्यूशन एंड सनलाइट, ये जितना तक आपका आजकल जो लंग कैंसर देख रहे हैं, जो अर्ली स्टेज लंग कैंसर से नॉन स्मोकर्स में भी आ रहा है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। सो आपका पोल्यूशन से बचने के लिए जितना भी प्रिकॉशंस ले सकते हैं, देयर इज़ इश्यू ऑफ इंडोर पोल्यूशन, इश्यू ऑफ आउटडोर पोल्यूशन। इसको जो मास्क पहनना है, अवॉइड करना है, जो जो वजह से पोल्यूशन होता है वो चीज़ आपको प्रिकॉशंस लेके रखना पड़ेगा। और दो प्रिकॉशंस आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आज की जो लाइफस्टाइल से जो यंग जनरेशन लीड करती है। एक तो स्लीप, ज़्यादातर हम देखते हैं आमतौर पे स्क्रीन टाइम आपका गैजेट्स पे है, स्लीप साइकिल्स रेगुलर नहीं रहता है, आपका नींद जो टाइम है वो कंप्लीट नहीं हो पाता है।
स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए हेल्दी लाइफस्टाइल एंड व्हाट वी कॉल ए सर्कैडियन रिदम बोलते हैं। बॉडी के रिदम मेंटेन करने के लिए, बॉडी का इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, बॉडी का टिश्यू रिपेयर करने के लिए स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपका ये यू हैव टू मेक श्योर कि कम से कम आपका 7 से 8 घंटा स्लीप प्रॉपर आपका लेना ज़रूरी है। आपका जो भी प्रोफेशन में है, विदाउट गैजेट्स, विदाउट लाइट्स, एटलीस्ट ए प्रॉपर स्लीप ऑफ 7 to 8 hours is also very very important for prevention of cancer. लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट इज द स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से क्या होती है कि आपका स्ट्रेस डायरेक्टली आपका कैंसर बढ़ाता नहीं है, बट स्ट्रेस विल कॉज इंक्रीज्ड स्ट्रेस हार्मोन लेवल्स इन द बॉडी। सो उसके वजह से आपका बॉडी एक क्रॉनिक स्टेट ऑफ इन्फ्लेमेशन में रहती है विच कैन ट्रिगर कैंसर्स। सो इसके लिए आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। मे बी यू कैन गो फॉर योगा और मेडिटेशन and some sort of hobbies. So these are very important to control your stress levels. So ये precautions अपने हाथ में, lifestyle changes अपने हाथ में है। ये सब चीज़ अगर आप adopt करेंगे, it is not a 100% foolproof sort of a precautions which will, but it will definitely decrease your chances of getting a cancer. इसमें बहुत आपको फ़र्क पड़ेगा। अभी एक्सरसाइज के ऊपर एक नया फील्ड आ रहा है, इट इज़ कॉल्ड एक्सरसाइज ऑन्कोलॉजी, जिसमें दिखा गया जो रेगुलरली जो एक्सरसाइज कर रहे हैं उनका चांसेस ऑफ गेटिंग कैंसर इज़ 2 to 3 times लेस, एंड इवन इफ दे गेट कैंसर देयर क्योर रेट्स आर मच हायर दैन द पीपल हु आर डूइंग नो एक्सरसाइज। सो आपका अभी जो प्रिकॉशंस का अगर समराइज करेंगे, आपका एक तो फिजिकल एक्टिविटी, स्लीप, हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज, ये चीज़ आपका ध्यान में रखेंगे तो आपका कॉमन कैंसर जो है प्रिवेंट करने का चांस आपका बढ़ जाता है, बॉडी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। अभी हम डिस्कस करेंगे अगर कैंसर अगर बाई चांस हो भी गया आपके पास, क्या चांसेस है क्योर होने का, क्या तरीका है ट्रीटमेंट्स का, एक ब्रीफली हम डिस्कस करेंगे एडोलेसेंट एंड यंग एडल्ट्स में ये कैंसर कैसे ट्रीट किया जाता है। इस पे एक चैलेंज आती है कि बाकी पेशेंट्स और एडोलेसेंट एंड यंग एडल्ट्स में ये फ़र्क आता है कि दिस इज़ द मोस्ट प्रोडक्टिव एज ग्रुप, पीपल आर एट द प्राइम ऑफ देयर लाइफ, वेरी प्रोडक्टिव एज ग्रुप। उनका पढ़ाई ख़त्म हो जाती है, जॉब के लिए जाने वाले होती हैं, ड्रीम्स बहुत होते हैं, दे वांट टू एन्जॉय द लाइफ, शादी करना चाहते हैं, माँ बाप का केयर करना चाहते हैं, देयर आर सो मेनी ड्रीम्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। सो अचानक अगर आपको पता चलेगा उनको कैंसर हो गया, इट इज़ नॉट ओनली द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर बट हैंडलिंग दिस एस्पेक्ट्स इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। दिस इज़ द बिगेस्ट चैलेंज। आप ये सब चीज़ हैंडल करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजिकल इश्यूज़, साइको सोशल इश्यूज़, सेक्शुअल इश्यूज़, फर्टिलिटी इश्यूज़, मैं बच्चा पैदा कर सकता हूँ कि नहीं कैंसर के बाद, मैं शादी कर सकता हूँ कि नहीं, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं यंग एज ग्रुप में। सो ये सारे चीज़ भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कैंसर डायरेक्टेड ट्रीटमेंट्स अलग होती है, बट साइकोलॉजिकल काउंसलिंग है, फैमिली काउंसलिंग है और पार्टनर्स काउंसलिंग है, हस्बैंड के साथ कैसा रिलेशन रखना है, फैमिली के साथ कैसा रखना है, बच्चों के साथ कैसा रहना है, एंड दे आर इन द जॉब्स, हाउ टू हैंडल द जॉब्स। ये सारे चीज़ पे भी आपको फोकस करके इन सबको कैंसर के ट्रीटमेंट के समय में काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी है। कमिंग टू ट्रीटमेंट्स, आजकल जो कैंसर्स अभी यंग एज में हो रहा है, ये सब चीज़ आपका हाईली क्यूरेबल है इफ़ दे आर डिटेक्टेड एट ए अर्ली स्टेज। तो आमतौर पे ये सारे कैंसर्स को हम सॉलिड ट्यूमर्स बोलते हैं। स्टेज 1 और 2 में आजकल हम लोग ऑपरेशंस ऑफ़र करते हैं, कैंसर सर्जरी जो बोलते हैं। इस पे पहले ज़माने में अभी में ये फ़र्क है कि काफ़ी कैंसर सर्जरीज आजकल सिंपल हो गया है, ऑर्गन्स हम पूरा रिमूव नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट कैंसर है, ब्रेस्ट का पूरा रिमूवल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिमिलरली सार्कोमास बोलते हैं, पहले आपका लिम्स काटा जाता था, अभी वो भी ज़रूरत नहीं है। तो दिस इज़ कॉल्ड ऑर्गन प्रिजर्वेशन सर्जरी। एंड वी ऑल्सो हैव ए लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी कमिंग इन, रोबोटिक कैंसर सर्जरी से, लेज़र कैंसर सर्जरी से। इसके वजह से आपका साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा नहीं होगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ वेरी गुड, पेशेंट रिकवरी इज़ वेरी फास्ट। तो ये सर्जिकल एस्पेक्ट्स, बिकॉज 80 to 90% ये कैंसर्स का ऑपरेशंस की ज़रूरत पड़ती है, बट कोई डरने वाला बात नहीं है। बायोप्सी करके आपको कैंसर कंफर्म हो जाएगा, स्कैनिंग करके आपका स्टेज पता चल जाएगा, आपका तुरंत आपका ऑपरेशन का प्लान करके 80 to 90% कैंसर्स आपका क्योर हो जाता है। और अराउंड 50 to 60% ऑफ दीज कैंसर पेशेंट्स में रिक्वायर सम कीमोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी। दवाई से जो इलाज होती है इनको बोलते हैं सिस्टमिक थेरेपी। इस पे आपका यूज़ होती है कीमोथेरेपी,
और आजकल काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है टारगेटेड थेरेपी। टारगेटेड थेरेपी ये होती है कि साइड इफ़ेक्ट्स कम होती है एंड ये जो दवाई है जो टारगेट करके कैंसर को किल करती है, नॉर्मल सेल्स डैमेज नहीं करती है, जो कीमोथेरेपी के साथ हो रहा था। अभी रिसेंटली इम्यूनोथेरेपी में काफ़ी एडवांसेस आया है। आपका इम्यूनोथेरेपी क्या करती है कि आपका बॉडी का इम्यूनिटी बढ़ा देती है। वो इम्यूनिटी जाके आपका कैंसर अटैक करती है। दिस इज़ कॉल्ड इम्यूनोथेरेपी। इसका रिजल्ट्स अभी काफ़ी अच्छा आ रहा है। पिछले 3 से 4 साल से आप लोग काफ़ी इम्यूनोथेरेपी यूज़ हो रही है। थर्ड मॉडलिटी ऑफ ट्रीटमेंट इज़ रेडिएशन थेरेपी। कुछ कैंसर्स में हमें रेडियोथेरेपी जो रेस यूज़ करके कैंसर को किल करते हैं। सो वी यूज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ दिस ट्रीटमेंट्स। तो आम तौर पे आपका कैंसर ट्रीटमेंट से अभी डरने वाली बात नहीं है। पहले सब लोग डर के इलाज के लिए नहीं आते थे, बट अभी सारे सिंपलीफाई हो गए और ट्रीटमेंट्स ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती है। बहुत जल्दी आप रिकवर होके घर जा सकते हैं बिकॉज ऑफ द इम्प्रूवमेंट्स इन टेक्नोलॉजी, मेडिकल थेरेपी एंड मोस्ट ऑफ द कैंसर्स आजकल अब ट्रीट करते हैं एज ए ग्रुप ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी कैंसर ट्रीटमेंट जो बोलते हैं, ये सब मिलके आपका ट्रीटमेंट करते हैं। इसके बाद आपका रिहैबिलिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एडोलसेंट एंड यंग एडल्ट्स में कैंसर ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद कहानी ख़त्म नहीं होता है। उसके बाद आपका लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स है। पेशेंट्स को साइकोलॉजिकल इश्यूज़ रहता है, उनको बाहर सोसाइटी में प्रोडक्टिव बनाना है, अपने नॉर्मल लाइफ में लेके आना है, ये एक बड़ा चैलेंज है। तो इसके लिए हमें लॉन्ग टर्म सर्वाइवर क्लिनिक्स भी होती है, सपोर्ट ग्रुप्स होती है एंड काउंसलिंग ग्रुप्स होती है। तो इनको नॉर्मल फिज़िकल एक्टिविटी, नॉर्मल जॉब, नॉर्मल प्रोडक्टिव जॉब्स में आना है, फैमिली फिर कंटिन्यू करना है, दे कैन गेट मैरिड, दे कैन प्रोड्यूस चिल्ड्रन, ये सारे चीज़ पॉसिबल है कैंसर ट्रीटमेंट्स के बाद। सो ये सारे चीज़ हमें ध्यान रखना पड़ेगा व्हेन यू आर ट्रीटिंग पेशेंट्स, यंग पेशेंट्स विद कैंसर्स। हमने अभी ये सब डिस्कस किया है। इसकी आपका एडोलसेंट एंड यंग एडल्ट एंड टीनेज कैंसर्स होता क्या है, और अगर आपके हाथ में क्या है, अवेयरनेस एंड प्रिकॉशंस, लाइफस्टाइल चेंजेस, ये भी हमने चर्चा किया कि अगर आप आज से ही शुरू करिए, कोई डरने वाली बात है नहीं है। आपका ये अगर प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, आप लाइफस्टाइल चेंजेस आज से ही शुरू करेंगे, इसकी आपका फ़ायदा मिलेगा 10-15 साल के बाद। और कोई भी अर्ली सिम्टम अगर कैंसर जैसा लग रहा है, प्लीज़ कंसल्ट द एक्सपर्ट। Don't go into your doctor Google discussion in the social medias and taking opinion from non-experts. That is also causing a big problem, वो हमने नोटिस किया है। काफ़ी पेशेंट्स आपका डायग्नोसिस लेट हो जाता है, मिसगाइड हो जाते हैं। आप सही जगह चलें, सही एक्सपर्ट से कंसल्ट करें, बहुत इजीली आजकल डायग्नोस हो जाता है। और जितना अर्ली आपका कैंसर डायग्नोसिस होती है, उतना अच्छा आपका क्योर रेट ज़्यादा है। एंड सही जगह पे आप जाके इलाज करके, कोई डरने वाली बात नहीं है। यू कैन लीड अ नॉर्मल लाइफ, यू कैन कम बैक टू योर फुल प्रोडक्टिव life, and you can lead a normal life if you do all these things in time. Thank you.